अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का अपना रेडियो 96.9 एफएम में। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खेती-बाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें। आज का कार्यक्रम समर्पित है रबी फसलों की खेती को लेकर और हम बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन की, जो आपकी फसल की सेहत और पैदावार दोनों के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, रबी का मौसम ठंडा होता है और इस दौरान फसलों को सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना सफलता की कुंजी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिंचाई का सही तरीका न सिर्फ पानी की बचत करता है बल्कि आपकी फसल की गुणवत्ता को भी, उत्पादन को भी बढ़ाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रबी की फसलें सिंचाई पर अधिक निर्भर करती हैं, पानी की कमी और अधिकता से बचने के उपाय। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे कृषि विशेषज्ञ, चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत डॉक्टर ए.के. सिंह जी। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता जी, और सभी श्रोताओं का मेरी ओर से और चंबल फर्टिलाइजर की ओर से सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्यक्रम हम पीएम प्रणाम योजना और पीएम केएसके योजना के अंतर्गत प्रसारित करते हैं, तो हमारा पहला प्रश्न है आपसे, पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत जैविक पोषण और जो उर्वरक हैं उनके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैविक पोषण के बारे में भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट आकलन है जो वैज्ञानिकों के द्वारा, कि भाई ये बहुत ज़रूरी है हमारी खेती के लिए, और जो आने वाला समय है उसमें हम लगातार अच्छा उत्पादन लेते रहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जैविक खाद हैं उनका हम अधिक से अधिक प्रयोग करें और उनका उत्पादन भी करें। उत्पादन होगा तो प्रयोग होगा। तो जहाँ तक जैविक खाद की बात आती है तो उसमें जैसे कि गोबर का खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, ये जो चीज़ें हैं ये गांव के स्तर पर ही तैयार होती हैं, और इसको जो मतलब किसान है वो अगर चाहे तो अकेले या सामूहिक रूप से तैयार करके अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी खाद का जहाँ तक संबंध है, हरी खाद खेत में उगाई जाती है और एक सही समय पर उसको खेत के अंदर आप हल चला के और मिट्टी में मिला देते हैं, और वो सड़ने के बाद एक अच्छी तरह से, एक तरह से जैविक खाद का ही काम करती है। दूसरा है कि गोबर की खाद हम बनाएं, तो उसके लिए जो भी हमारे यहाँ जानवर हैं, गाय भैंसे हैं या और भी जो पशु हैं, उनका जो गोबर है उसको एक समय के लिए हम एक खड्डे में रखते हैं, और उसमें घास फूस भी जो आसपास होता है उसको इकट्ठा करके उसमें मिलाते हैं, और उसको एक समय के लिए हम अच्छी तरह से सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और उसकी देखभाल करते रहते हैं, और जब वो पूरी तरह से तैयार होती है तो उसको हम अपने खेत में मिलाते हैं। इसके अलावा कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट में ज़्यादातर, हालांकि इसमें भी आप गोबर का इस्तेमाल करते हैं और भी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो चारा है, सूखी चीज़ें हैं, या जो आपकी कोई आपने जो फसल उगाई है उसका कुछ अचरा कचरा है, जो भी चीज़ें हैं जो कि हम ऐसा समझते हैं कि बेकार है, उसको हम सड़ाते हैं, और सड़ाने के बाद जब अच्छे से सड़ जाता है तो वो एक तरह से जैविक खाद के रूप में जो है आपके लिए तैयार हो जाता है। साल में एक बार हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इसका प्रयोग जरूर करें। ये हमारी खेत की जो एक अंदरूनी ताकत है उसके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अगर ये हम देना छोड़ देंगे और सिर्फ हम रासायनिक उर्वरकों के ऊपर ही आधारित रहे, तो खेतों की जो हमारी शक्ति है, जो आंतरिक उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं बहुत एक तरह से हल्की पड़ जाएगी, और ये जो उर्वरक हैं इनका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आवश्यक ये है कि जैविक खाद हम इस तरह से, इसमें भारत सरकार का जोर है, इनका प्रयोग करें। दूसरा एक और आता है जो अक्सर आप सुनते हो, उनको बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र हम ये कहें तो ये हमारी, अगर ये कहें तो हम उद्योग में तैयार कर सकते हैं। वो आपके कुटीर उद्योग हो सकते हैं, आपके मतलब रिसर्च सेंटर्स हो सकते हैं, बहुत सारी संस्था हैं जो कहीं से टेक्नोलॉजी लेके इनको तैयार करती हैं। तो इनके अंदर एक खास तरह के जीवाणु, जिनमें कि आपके बैक्टीरिया होते हैं, फंगस भी होते हैं, एल्गी भी होती हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है, और इनको इस तरह से किया जाता है कि इनकी ऐसी मात्रा जाए और वो लंबे समय तक उसमें संरक्षित रह सके, और जब हम उसको खेत में प्रयोग करें तो वो अगर एक है तो 1 से लाख बन जाए।
और लाख से करोड़ बन जाए। इस तरह से एक बहुत थोड़ी सी मात्रा जब हम अपने खेत में उसको इस्तेमाल करें तो उसका असर बहुत लंबा हो। तो उससे जो लाभदायक जीव हैं, चाहे वो फंगस हैं, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो आपका बैक्टीरिया है, वो आपके जो लाभदायक जीव हैं खेत में, उनके साथ सहयोग करके खेत की उर्वरा शक्ति को सक्रिय करते हैं और उसके उच्चतम स्तर तक ले जाने का काम करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? उर्वरा शक्ति जब अधिक होती है तो जो उस खेत के अंदर हमारे पोषक तत्व हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो फसल को उपलब्ध होते हैं, जिससे कि फसल का विकास अच्छा होता है। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम जो अन्य उर्वरक, रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके प्रयोग में हम आराम से कमी ला सकते हैं। जी। तो इस तरह से ये होते हैं। इसमें अगर हम कहें तो बैक्टीरिया पे आधारित जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, फॉस्फोबैक्टीरिया है, इस तरह के अन्य उत्पाद पाए जाते हैं। फंगस जो उनमें पाए जाते हैं उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा में ये फंगस आधारित होता है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ये एक तरह से बायो फर्टिलाइज़र है। और हमारी चंबल फर्टिलाइज़र का भी जो उत्तम सुपरराइजा के नाम से ये आता है। एल्गी से होते हैं। एल्गी मतलब ये है कि जो आपने देखा जो काई होती है ना, उस पे आधारित ये आपके बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो ये हमारी भारत सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया है। वैज्ञानिक इसके बारे में सलाह देते हैं। दुकानों पर भी ये उपलब्ध हैं और जहाँ तक जैविक हैं वो आपने खुद तैयार करने हैं। और बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे आपके जो सीरा होता है उससे बनाया जाता है। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और जी। इनका लाभ लें। अब बात आती है सर कि ठंड का मौसम है, इसमें वैसे ही इतनी जो नमी है वो रहती है, ओस भी पड़ती है, लेकिन सिंचाई के बारे में जब सिंचाई प्रबंधन के बात आती है तो रबी की फसलों में सिंचाई के बारे में बताइए कि किस तरह से सिंचाई जो है होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो सारे किसान जानते हैं किस तरह से सिंचाई होनी। सिंचाई का अर्थ ये है कि हम खेत के अंदर इतनी नमी बनाए रखें कि जो फसल की आवश्यकता है वो उतना पानी उसको मिलता रहे। पानी उसके विकास के लिए आवश्यक है। जो वो भोजन लेता है वो पानी के द्वारा ही लेता है। दूसरा, पौधे के अंदर कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर सेल्स है ना, तो सेल्स में हम कहते हैं कि आदमी के शरीर में 80 या 90% पानी है, जो भी मात्रा है। वैसे पौधे के अंदर भी सारा काम पानी के द्वारा ही संचालित होता है। अब अगर ये पानी जो मतलब कम मात्रा में रह गया तो उसका विकास रुकता है। विकास रुकने के साथ साथ उसकी भोजन लेने की क्षमता रुकती है और उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो रबी फसलें, हमें लगता है ठंड का मौसम है, इस समय क्या ज़रूरत है, हम भी कम पानी पीते हैं, फसल भी कम पानी पिएगी। हाँ, फसल कम पानी तो नहीं पिएगी, वो तो पौधा उतना ही पानी लेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। कम पानी की आवश्यकता सिर्फ इसलिए हम सोचते हैं या होती है क्योंकि धूप के द्वारा पानी हवा में उड़ता नहीं है, सूखता नहीं ज़्यादा, तो इसलिए कम पानी की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन पौधे की जो मांग है उसमें कोई कमी नहीं रहती है। जैसे कि हमारा शरीर है, हम अगर ठंड में पानी कम पी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि शरीर की मांग कम हुई है, लेकिन हमें क्या है कि हम जब भी धूप में जाएं या जो कहीं जाए, पसीना हमारा नहीं निकल रहा है। पसीना नहीं निकल रहा है तो पानी का नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान नहीं हो रहा तो हम कम पानी पी रहे हैं क्योंकि शरीर में उतना पानी हमारा मेंटेन्ड है। तो ठंड में पानी तो चाहिए, लेकिन पानी हमारा उड़ता कम है, नुकसान कम होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पानी की कम ज़रूरत है। तो सिंचाई अवश्य करें, सही अंतराल पे करें, हर फसल में करें। कुछ फसलें होती हैं उनमें कम पानी से काम चलता है, उनमें ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, पानी की मात्रा उनको कम चाहिए और उनकी जो ऊपर का हरा भाग होता है वो पानी को ज़्यादा नहीं उड़ाता है, उसमें वाष्पन कम होता है। ये स्थिति है, तो इसका आप जो ध्यान रखें। और ये चीज़ बहुत आवश्यक है कि जब भी तापमान नीचे गिरता है उस समय अगर खेत के अंदर नमी की कमी है और पौधे के अंदर पानी की भरपूर मात्रा नहीं है तो उस फसल पर पाले का प्रभाव सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक मात्रा में पड़ता है, क्योंकि उनकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पानी की मात्रा कम होने से उनमें जैसे ही टेम्परेचर नीचे गिरता है तो वो बहुत शीघ्रता से वो जम जाती हैं और बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होकर वो उसकी सेल्स को ख़त्म कर दी, जो उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं पौधों की, उनको ख़त्म करती हैं। तो इसलिए
सिंचाई अवश्य करें, सही अंतराल पे करें। और सिंचाई देने के लिए एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि गेहूं में आप 25 दिन बाद करिए, इसमें आप 30 दिन बाद करिए। लहसुन में जैसे अभी हमने एक अंक में आपको कहा था कि आप 8-10 दिन या मतलब एक तरह से अंतराल रख सकते हैं कि मतलब 12 दिन से लेकर 15 दिन के बीच का। अगर हल्की मिट्टी है तो आपको थोड़े थोड़े अंतराल पे करना पड़ेगा। अगर भारी ज़मीन है तो उसमें अंतराल आप ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अंतर रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरा, पानी आप फसल को दे रहे हैं, खेत को नहीं दे रहे। खेत से मेरा अर्थ ये हो गया कि पानी उतनी मात्रा में जिससे कि जो हमने फसल लगाई है उसके लिए अंदर तक जहाँ तक पानी चाहिए वहाँ तक अच्छे से नमी, खेत के बाहर से पानी न या इतना पानी न इकट्ठा हो जाए कि लंबे समय तक वो खेत में भरा रहे। ज़्यादा समय तक अगर पानी खेत में जो भरा है तो वो भी नुकसान की बात होती। पानी की मात्रा भी आपकी फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब हम रबी की फसलों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी फसलें हैं इस समय जो कि किसान भाई लगाते हैं? इस समय पे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, लहसुन और सब्जी वाली हैं आपकी अधिक फसलें इनको उगाते हैं। और इस समय पर अगर कहें गन्ना है, उसकी फसल भी कटाई भी हो रही है और साथ के साथ साथ उसकी तैयारी भी है। और भी अनेक फसलें हैं जो कि रबी के सीज़न में उगाई जाती हैं। अलसी है, अलसी उगाई जाती है। और बहुत से क्षेत्रों में तो जहाँ पे कि तापमान थोड़ा सा ऊंचा रहता है वहाँ पे मक्का भी उगाते हैं। चारे की फसलें हैं, चारे की फसलें में जैसे बरसी में रिजका है, इस तरह का उगाते। रबी की जो फसलें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं खाने में, या फिर खरीफ की जो फसलें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं देखिए, खाने में? अच्छा बुरा कोई नहीं है। जैसा आपके यहाँ का पर्यावरण है उसके हिसाब से जो आपको उपलब्ध है वो सब अच्छा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खराब है। पर अगर पैदावार की बात की जाए तो ऑप्शन कौन से मौसम में ज्यादा मिलते हैं? पैदावार के हिसाब से अगर हम देखें तो एक समय था कि खरीफ का जो हमारा मौसम है उसको बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता था, क्योंकि उस समय पर या तो पानी की कमी हो गई या पानी की अधिकता हो गई, तापमान भी अधिक होता था, कीट भी आदि आती गई। तो रबी का मौसम बहुत ही सुरक्षित माना जाता था, आज भी माना जाता है। लेकिन अब उस समय के मुकाबले खरीफ का मौसम भी सुरक्षित हो गया है, क्योंकि दवाइयाँ हमारे पास अच्छी आ गई, बीज हमारे पास अच्छे आ गए, सिंचाई के साधन हमारे पास अच्छे हो गए। तो रबी भी अब उतना ही अच्छा, वो आपका खरीफ भी उतना ही अच्छा होने लगा जितना कि रबी है। लेकिन रबी का मौसम थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित आज भी माना जाए। और जो मैंने कहा कि ऑप्शंस जो हैं वो सब्जियों के आपको कौन से मौसम में ज़्यादा मिलते हैं, मुझे लगता है कि शायद ठंड का ही मौसम है। हाँ, ठंड में अलग तरह की सब्जियां आती हैं। लेकिन अगर हम खरीफ में भी ले लें तो खरीफ में एक खरीफ से पहले सीजन शुरू होता है, उसको जायद बोलते हैं। तो जैसे ही आप ठंड की सब्जियों से ऊब जाओगे, फूल गोभी से, पत्ता गोभी से, जो गाजर से, मटर से, तो आपको ककड़ी याद आएगी, आपको कद्दू याद आएगा, आपको लौकी आपको याद आएगी, टिंडा याद आएगा। तो वो एक तरह से खरीफ की शुरुआत होती है। हर मौसम का अपना आनंद है और इस मौसम का खास आनंद ये है क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो अकुलाहट नहीं होती हमें, और हम अच्छे से खा पाते हैं। अगर हमारे पास साधन है, अच्छा हमारे पास घर है, सोने के लिए हमारे पास रजाइयाँ वगैरह ऐसी व्यवस्था है तो ठंड अच्छी लगती है। और जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो उनको थोड़ा जी। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो सर, मुझे तो सच में जो सर्दियों की जो सब्जियां है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हमें मिलती हैं खाने को, जिसमें से एक है सरसों का साग। तो वो भी हमें इसी सीजन में मिलता है। अब ये फसल में हमें बचाना भी है सिंचाई करके, तो प्रश्न पर आते हैं, वो यही है कि उद्देश्य क्या रहता है ये सिंचाई करने का? उद्देश्य यही है कि पौधे को सही मात्रा में, सही समय पर, नहीं सही मात्रा में हर समय नमी मिलती रहे, पानी मिलता रहे, हाइड्रेटेड रहे। अगर हम अंग्रेजी की भाषा में बोलें तो उसके अंदर वो डिहाइड्रेट ना हो। जो आपने डिहाइड्रेशन की बात कही है, डॉक्टर अक्सर कहते हैं हमारे लिए कि लोग सोचते हैं कि ठंड का सीजन आ जाता है तो हमें प्यास कम लगने लग जाती है, लेकिन वो इसके चक्कर में अपने शरीर में पानी की कमी कर लेते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे भी अगर वो 7 ग्लास पानी पीना है तो पीना है। तो ऐसा ही क्या पौधों के साथ भी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ है। बस सिर्फ अंतर इतना है क्योंकि तापमान कम होता है तो उसकी वजह से बाष्पीकरण खेत से कम होता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक वो नमी खेत में कायम रहती है। उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमारा कम पानी में भी काम चल जाएगा। लेकिन हम
हमेशा खेत के अंदर उतनी नमी रखें जिससे कि पौधा अपने लिए जो उसको भोजन लेना वो लेता रहे और जो उसकी कोशिकाएं हैं उनमें पानी की कमी न हो पाए। अलग अलग जो आपकी फसलें हैं उनका अलग अलग तासीर होती है। जैसे सरसों है, सरसों के बारे में हमने एक बार आपको एक अंक में कहा भी था कि हम जब जो जो अपनी इसको लगा रहे हैं फसल को, उस समय पर ठीक नमी हम सुनिश्चित करें और जो फसल की बिजाई कर दें। फिर हम शीघ्र सिंचाई न करें। शीघ्र सिंचाई से अर्थ ये है कि अगर आप उसको थोड़ा समय देंगे तो उसकी जो जड़ें हैं ना, पानी की खोज में नीचे तक जाएंगी, क्योंकि उसकी लंबी जड़ें होती हैं। गेहूं वगैरह में ऐसा नहीं होता, इनकी छोटी जड़ें होती हैं, तो इनको लगातार पानी की जरूरत होती है। तो अगर वो नीचे तक जाती हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनका विकास अच्छा होता है, भोजन एक अलग तह से लेती हैं। और जो नीचे ऐसा पानी था कि जो फसल के इस्तेमाल में नहीं आ रहा था वो इस्तेमाल होता है, तो वहाँ उन फसलों को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे हम देखें कि सरसों में हम एक पानी अपना 40 या आपके 50 दिन के आसपास लगाएं, उसके बाद ज़्यादा एक हल्के पानी की ज़रूरत होती है और सरसों तैयार हो जाती है। इसी तरह से चने में होता है। तो हर फसल की अलग अलग तासीर है। तो गेहूं में भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जैसे एक पानी है वो करीबन 25 जब आपकी फसल 25 रोज़ की हो जाए उस समय लगाएं, फिर उसके बाद 20-25 दिन के अंतर पर एक दूसरा लगाएं, फिर इसी अंतराल के हिसाब से आप तीसरा लगाएं और 4 से 5 पानी में हमारा गेहूं अच्छे से हो जाता है। जहां ज़मीनें थोड़ी सी भारी हैं वहाँ 4 पानी में भी काम चल जाता है। जहाँ ज़मीनें हल्की हैं वहाँ हल्की हल्की सिंचाई करनी होती है तो 5 पानी की ज़रूरत होती है। इसमें इन चीज़ों का अगर आप जो ध्यान रख के करेंगे कि हमें नमी बनाए रखनी है लेकिन एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाना है, तो हम काफ़ी मात्रा में हम पानी सेव कर सकते हैं। जैसे सेव करने से क्या है, आप कहेंगे ट्यूबवेल तो चल ही रहा है। जैसे कि मान के चलें कि आप मान के चलते थे कि ये मेरे पास 5 एकड़ के लिए पानी है या 4 एकड़ गेहूं के लिए पानी है, लेकिन अगर आपने सही हिसाब से पानी लगाया, उसकी सेविंग करी, तो हो सकता है कि जहां आप उस पानी से 4 एकड़ की उगा पा रहे थे फसल, वो 6 एकड़ की आप उगा लो, तो 2 एकड़ का रकबा गेहूं का आपका और ज़्यादा हो जाएगा। अब बात ये तो एक सामान्य स्थिति की है, लेकिन कभी कभी जैसे तापमान ज़्यादा हो जाता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है और आपको लग रहा है कि भाई हमारी फसल को पानी चाहिए, पत्ते उसके ढीले होने लगे, तो आप पानी ज़रूर लगाइए। ऐसा मत सोचिए कि मैंने तो भाई 5 ही देने थे तो मैंने 5 दे दिए, अब मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। अगर तापमान ज़्यादा हो रहा है, हवाएं तेज़ आरंभ हो जाती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। या इसका उल्टा हम ले लें कि अगर 1-2 महावट हो जाए, ऊपर से पानी गिर जाए और उस समय पर ठीक पानी गिरा, फसल को पानी मिल गया, तो आप सिंचाई रोक सकते हैं। हो सकता है अगर 2 महावट हो गई तो 3 पानी में ही आपका गेहूं हो जाएगा। सरसों में आपको पानी नहीं लगाना पड़ेगा, चने में आपको पानी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो पानी जो देना है वो नमी बनाए रखने के लिए देना है। इसलिए नहीं देना कि हमने सिंचाई करनी है या नहीं करनी। तो इसका उद्देश्य सिंचाई का यही है कि पौधे को उसकी आवश्यकता के अनुसार हर समय पानी मिले। तो डॉक्टर साहब, सिंचाई का उद्देश्य आपने बताया, और अब हम बात करेंगे सिंचाई पद्धतियों के बारे में। अलग अलग तरीके भी होते हैं क्या इसमें? जी, सिंचाई के अगर देखें तो हमारे अगर शुरुआती जो है तरीका, तो उसमें तो बहुत ही हार्ड मेथड थे। जैसे रहट होती थी, ढेकुली होती थी, इन चीज़ों से पानी हम लगाया करते थे। पानी हमने कुएं से निकाला और उसके बाद एक नाली बनी होती थी, उससे हम खेत तक पहुंचाते थे और खेत में जाके हम उसको छोड़ देते थे। तो ये एक हमारी पद्धति थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे विकास हुआ। ट्यूबवेल आने लगे, ट्यूबवेल में जैसे इंजन है उनसे हम पानी निकालें। आज की तारीख में सोलर पंप हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाले पंप हैं। तो फिर भी यही था कि नाली के द्वारा हम अपने खेत से पहुंचाएं। लेकिन अब खेत बहुत अगर दूर दूर हैं तो लोग पाइपों का भी इस्तेमाल करते हैं। पाइप से वहाँ से पानी सीधा लेके जाते हैं एक ओवरहेड टैंक से और खेत तक ले जाते हैं और खेत में जाके हम फिर उसकी सिंचाई करते हैं। तो ये तो एक है कि एक तरह से सरफेस इरिगेशन हो गया, मतलब खेत के ऊपर पानी और खुला पानी हम छोड़ रहे हैं। इसमें भी तरीके 2 हैं। एक तो क्या है कि आपने खेत में जाके अलग अलग जगह पे ढाल को देखते हुए पाइप छोड़ दिए, अगर ढालू ज़मीन है तो वो आप करते हैं। दूसरा, समतल खेत है तो वहाँ पर सबसे बढ़िया
स्थिति ये होती है कि हम खेत में क्यारियाँ बनाएं और क्यारियों को नालियों के हिसाब से हम जो भरें, एक भर जाए तो फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से हम पानी दें। ये सबसे अच्छी पद्धति है आपको जब इस तरह खुला पानी देना है। दूसरा, आजकल एक तरीका आया जहाँ पर पानी की कमी है कि जो स्प्रिंकलर होते हैं, मतलब पाइप के द्वारा पानी जाता है और ऊपर एक स्प्रिंकलर लगे, वो घूमते रहते हैं और उनसे पूरा पानी एक तरह से ये मान के चलें कि ऐसा लगता है बारिश हो रही हो। तो वो पूरे खेत में समान रूप से जो है आपके फैलता है। हम ये ध्यान रखते हैं कि एक निश्चित दूरी पर वो पाइप रखते हैं, स्प्रिंकलर रखते हैं, जिससे कि खेत का कोई हिस्सा छूटे नहीं, हर जगह समान रूप से पानी बिखर जाए। तीसरी पद्धति है कि जब और भी कम पानी हो और फसल अलग तरह की हो, जैसे कि ऐसी फसलें जो कि एक निश्चित दूरी पर लगाई हैं और सिर्फ पौधे को हमें पानी देना है, तो उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन जी। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, यानी बूंद बूंद, उसको टपक पद्धति भी कहते हैं। उसके द्वारा भी पानी दिया जाता है और वो उसमें सबसे ज़्यादा पानी की हमारी बचत होती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका ये है कि वो सिर्फ पौधे को जहाँ पानी चाहिए हम अपनी फसल को पानी देते हैं। तो ये तीसरी पद्धति है। चौथी एक पद्धति और है जो बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन वो होती है, वो प्राकृतिक रूप से भी होती है। जैसे कि कहीं पर कोई हमारा खेत है, उसके आसपास हमने ऐसी व्यवस्था की कि वहाँ पानी इकट्ठा है, तो वहाँ से पानी एक तरह से परकोलेट होके या आगे की तरफ संचार करके खेत ऊपर से तो आपको दिखेगा कि पानी कम है, लेकिन नीचे उसके नमी काफ़ी रहती है नीचे की मिट्टी में। तो जहाँ पर पौधे की जड़ें हैं वहाँ उसे भरपूर मात्रा में पानी मिलता है। यह भी एक पद्धति है। ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम आती है जहाँ पर कि बारिश के मौसम में तालाब वगैरह आपके भर गए हैं, वहाँ पर आप इसका प्रयोग करके कि कहीं ढाल वाली जगह पर रखें या ऊपर वाली जगह पर पानी का अगर स्टोरेज है, तो वो नीचे वाली जगह की जो फसल को स्वाभाविक रूप से उसको पानी मिलता रहता है जहाँ पर उसकी जड़ें होती हैं। तो ये तरीके हैं। इन तरीकों में आपने सिर्फ यही देखना है कि कौन सा तरीका आपके क्षेत्र के लिए उपयोगी है। अगर आपके पास पानी कम है और ऐसी फसल उगा रहे हैं जो ऊंची फसलें हैं, जैसे कि गेहूँ है, सरसों है, चना है, तो उसमें स्प्रिंकलर के द्वारा दे दें। अगर आप ऐसी फसलें उगा रही हैं जहाँ पे कि ड्रिप इरिगेशन से काम हो सकता है, तो आप उसके द्वारा दें। और इन सब पे सब्सिडी भी मिलती है भारत सरकार की ओर से। और जहाँ आप खुला पानी दे रहे हैं वहाँ पर ट्यूबवेल से जहाँ दे रहे हैं वहाँ आप कोशिश करिए कि उतना ही पानी दें, क्यारियाँ बना के दें। नहर के द्वारा भी पानी मिलता है। हमारे उत्तर भारत में बहुत सी जगह पर नहरों का अच्छा तंत्र है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक टाइम फिक्स हो जाता है किसानों का कि इतने घंटे आपको पानी मिलेगा। वहाँ तो ठीक है, वो बड़े हिसाब से पानी का खर्च करते, लेकिन कहीं क्या है कि ये सुविधा की कोई सीमा नहीं है, तो वहाँ पर लोग छोड़ के पानी खुला छोड़ के चले आते हैं, खेत में पानी भर जाता है। वो कोई फ़ायदे का सौदा नहीं। सिर्फ उसमें इतना ज़रूर है कि आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल गया या आपने चलो इसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि उससे उल्टा अगर हम देखें तो नुकसान है। खेत के जो पोषक तत्व हैं जहाँ पे कि फसल को चाहिए उससे नीचे चले जाते हैं और उपजाऊ जो मिट्टी है खेत की वो खेत से बाहर चली जाती है। तो अच्छा यही है, क्यारियों को बनाए खेत में, फिर पानी दें, जितना ज़रूरत है उतना दें, चाहे नहर से दे रहे हैं या ट्यूबवेल से। और दूसरा, स्प्रिंकलर, अगर पानी की कम मात्रा है और आपको लगता है कि आपको ज़्यादा रकबे में फसल उगानी, स्प्रिंकलर सबसे अच्छा माध्यम है। राजस्थान में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। और जो खास फसलें हैं और पानी भी कम है और जहां आपको पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में बचाना है, वहां ड्रिप इरिगेशन का आप प्रयोग करें। इन पे भारत सरकार अनुदान भी देती है, इनको आप लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पद्धतियों के बारे में आपने जानकारी दे दी और कई तरह की आधुनिक और प्रभावी तरीके हैं आजकल सिंचाई के लिए भी, जिसको किसान भाई यूज कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न ये है कि किन परिस्थितियों में कौन सी विधि से सिंचाई सर्वाधिक उपयुक्त होगी, जो भी आपने अभी बताई। हाँ, जो मैंने आपको कहा है उनका आप ध्यान रखिए बस, कि अगर कम पानी है तो उनमें दो आपके पास साधन है, स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। पानी की अधिक मात्रा भी है तो भी ये कोशिश करिए कि उनको सही ढंग से प्रयोग करें, जिससे कि पानी वेस्ट न जाए। पानी वेस्ट जाता है तो उससे बहुत नुकसान हर तरह से होता है। उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है और इसके साथ साथ
आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी नुकसान होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जैसा कि सिंचाई के बारे में कहा जाता है कि रहमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी के बिना कुछ संभव नहीं है। और पानी आपने खेत में लगाया, वो खेत की जो आपने फसल ली है उसको मिले। इसके साथ साथ ये है कि पानी का नुकसान भी न हो। बहुत सी जगह तो लोग यहाँ तक करते हैं कि जैसे पानी लगाया तो उसके ऊपर जो त्रिपाल रहती है जिससे कि पानी उड़ता नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है और कुछ खास तरह की फसलें वो उगाते हैं, सब्जी वाली खास होती हैं, और इसके अलावा जो है आपके फल भी उसमें कुछ शामिल होते हैं, वहाँ इस तरह की जो वो होती हैं पद्धतियाँ, उनका इस्तेमाल होता है। क्योंकि पानी बिल्कुल हर समय और बिल्कुल निश्चित मात्रा में उनको मिले। कुछ समय ऐसा भी होता है जब पानी रोका जाता है तो पूरी तरह कंट्रोल्ड होता है, प्रिसाइज होता है। उसके लिए कंप्यूटर तक लगे होते हैं, वो उसको जो नियंत्रित करते हैं कि कितना पानी इस पौधे को इस समय दिया जाना है और कब तक दिया जाना है, टाइम क्या है, कितनी मात्रा उसकी होगी, इन सब का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि कुछ फसलें जब आपकी तैयार होने आई हैं तब पानी रोका भी जाता है, जिससे कि पानी रुक जाए तो फसल का जो उत्पाद है या जो फल है उसकी मैच्योरिटी अच्छे से हो जाए, उसमें रंग अच्छा आ जाए और उसमें फर्दर फिर कोई विकास की संभावना न रहे, क्योंकि उसको आपको जाके बाज़ार में बेचना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। लेकिन जो खास चीज़ ध्यान रखनी है, पानी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी मात्रा कम होती जा रही है हर दिन जी। इसके लिए सिंचाई की पद्धति आप वही अपनाइए जिससे कि आप पानी की बचत कर सकें। जितनी ज़्यादा बचत करेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा रकबे में अच्छी फसलें आप ले पाएंगे। तो जल है तो कल है। जल की बचत तो हमें निश्चित तौर पर करनी चाहिए क्योंकि जल की हर बूंद कीमती है। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमने रबी फसलों की सिंचाई प्रबंधन के महत्व और सही तरीकों पर चर्चा की। सिंचाई की सही योजना न केवल पानी की बचत करती है बल्कि आपकी फसल की सेहत और पैदावार को भी बेहतर बनाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको अपनी फसल को और अधिक लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी। याद रखें, सही समय पर सही मात्रा में सिंचाई करना ही सफलता की कुंजी है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक सुनते रहिए खेती बाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें अपना रेडियो 96.9 FM पर। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM